नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज से कुछ करंट अफेयर्स के हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, खासकर यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के मद्देनज़र। और याद रखिएगा, इस बार जो मैं करंट अफेयर्स को क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में करवा रहा हूँ, ये वर्तमान पैटर्न को देखते हुए ही रखा गया है। इसमें आपको काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिनमें एक क्वेश्चंस में आपके 4 से 5 क्वेश्चन तैयार होंगे, तो काफ़ी अच्छी सीरीज होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करिए। इसके अलावा जीएस की क्विक रिवीजन सीरीज चली रही है, जिन्होंने उसको नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर जीएस क्विक रिवीजन के नाम से एक सीरीज बनी है, उसको जाकर सबसे बेस्ट रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको जीएस, हिंदी और करंट अफेयर्स की बेस्ट पीडीएफ नोट्स चाहिए, साथ में आर्थिकी की भी, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया है, वहाँ पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए या कॉल करके मुझसे संपर्क करना है। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, 4 कथन दिए गए हैं और चारों कथन को आप लोग देखिए और बताइए कि इसमें फिर कौन सा सही है। ओके, पहला कथन, यह राष्ट्रीय नीति 1976 की जगह लेगी। दूसरा कथन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अंतिम प्रारूप तैयार करने हेतु इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई थी। तीसरा कथन, अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। और चौथा कथन है, इसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, इसका आंसर अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोग अच्छी तरीके से जान जाएंगे, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। देखिए, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। दूसरा, तीसरा और चौथा बिल्कुल सही है, पहला नहीं सही है, क्योंकि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1976 का नहीं बल्कि 1986 की जगह लेगी, जो भारत की दूसरी शिक्षा नीति मानी जाती है। अगर ठीक से कहें तो जो भारत की दूसरी शिक्षा नीति 1986 है, उसकी स्थान पर जो नई शिक्षा नीति है वो उसकी जगह लेगी, ना कि 1976 में कोई शिक्षा नीति नहीं आई थी। बाकी तीनों सही हैं कि कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में ये बनी है। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना करने का प्रस्ताव बिल्कुल है और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय हो गया है। ओके, चलिए अगला प्रश्न। 11 जुलाई 2020 को भारत में किस वर्ष हुई बाघों की गणना ने विश्व के सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण होने का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? देखिए, 11 जुलाई 2020 को भारत में 2018 की बाघ गणना हुई थी और इसमें भारत ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है कैमरों से बाघों की गणना करने का। 29 जुलाई को, जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, उस दिन ये जो आंकड़े हैं वो जारी किए गए और उसके अनुसार भारत में इस समय 2967 बाघ हैं। कुल 2967 बाघ हैं। और याद रखिएगा, पूरे विश्व में लगभग 3900 बाघ हैं, जिसमें 2967 सिर्फ भारत में ही, यानी मैक्सिमम बाघों की संख्या भारत में है। और भारत में सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ओके, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है तीसरा, 9 से 11 जुलाई 2020 के मध्य वर्चुअल सम्मेलन इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था? ये ब्रिटेन में हुआ था। ऑप्शन सी सही होगा, ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा मंजूर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता को प्राप्त करना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भारत जो केंद्रीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, इसका लक्ष्य 2030 तक का है। 2030 तक 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता को प्राप्त करना राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य है। अगला है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा कब भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को अस्थायी कमीशन प्रदान किया गया? महिला अधिकारियों को अस्थायी कमीशन 23 जुलाई 2020 को प्रदान किया गया। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, 11 जुलाई 2020 को किस राज्य में देश की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत शुरू की गई है? देश की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत ये छत्तीसगढ़ में शुरुआत की गई है। इसकी ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न कह रहा है, 7 जुलाई 2020 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारत में नैनो आधारित कृषि इनपुट और खाद्य उत्पादों के मूल्यांकन हेतु दिशा निर्देश जारी किए। इससे संबंधित निम्न कथनों पर आप विचार करिए।
ये 4 कथन दिए गए हैं, इन पर आपको विचार करके बताना है कि कौन सा सही है। पहला कथन है, ये दिशा निर्देश नीति निर्माताओं और नियामकों को भारत के कृषि इनपुट और खाद्य क्षेत्र में नए नैनो आधारित उत्पादों के लिए प्रभावी प्रावधानों को तैयार करने में मदद करेंगे। दूसरा कथन, इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा तैयार किया गया है। तीसरा कथन, ये दिशा निर्देश एएनएम से बने नैनो कंपोजिट और सेंसरों पर भी लागू होते हैं। आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन से कथन सही हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। केवल पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा कथन नहीं सही है। ठीक है, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नहीं तैयार किया गया है, बल्कि आपको बताना है कि ये किस विभाग द्वारा तैयार किया गया है। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, नहीं तो मैं आपको अगले वीडियो में इसका आंसर बताऊंगा। अगला, 17 जून 2020 को भारत निर्विरोध संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करके उत्तर दीजिए। पहला कथन, भारत को सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यीय समिति के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र से चुना गया है। दूसरा कथन, भारत वर्ष 2020 से 22 तक सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रहेगा। तीसरा कथन, भारत को 1992 वैध मतों में से 184 मत मिले। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देखिए, इसमें ऑप्शन सी सही है, केवल 1 और 3 सही है। भारतवर्ष 2020 से 2022 तक नहीं, बल्कि ये 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक सुरक्षा परिषद का सदस्य रहेगा। ओके, तो दूसरा नहीं सही है, बाकी पहला और तीसरा बिल्कुल सही है। अगला है, 4 जून 2020 को केंद्र सरकार ने देश भर के किन क्षेत्रों में अपनी तरह का पहला अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम यानी ट्यूलिप को लॉन्च किया। किन क्षेत्रों में, ये इंपॉर्टेंट है, ये है स्थानीय शहरी निकायों में। ऑप्शन बी सही है, स्थानीय शहरी निकायों में। देखिए, ट्यूलिप का फुल फॉर्म ही होता है द अर्बन इंटर्नशिप लीडर प्रोग्राम। ठीक है, अगला है, 2 जून 2020 को फिल्म मीडिया इकाइयों को तर्कसंगत बनाने और स्वायत्त निकायों की समीक्षा पर गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को सौंपी। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस समिति के अध्यक्ष विमल जुल्का थे। विमल जुल्का, जो कि वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त भी हैं। अगला है, 3 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि उपज और व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी। इस अध्यादेश का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस अध्यादेश का मुख्य उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन आपके यहाँ स्क्रीन पर है, मैं एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ क्योंकि ये दूसरे पेज पर है। पहला ऑप्शन है कृषकों को फसल बीमा उपलब्ध कराना। दूसरा ऑप्शन है कृषकों को अस्थायी न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित करना। फिर तीसरा ऑप्शन है कृषकों को कृषि उपज मंडी समिति से बाहर व्यापार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराना। और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसमें कौन सा सही है? इसमें है ऑप्शन सी सही होगा, कृषकों को कृषि उपज मंडी समिति से बाहर व्यापार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराना। ओके, ये मुख्य उद्देश्य है। अगला है, 3 जून 2020 को किसने बिजली में अखिल भारतीय रियल टाइम मार्केट लॉन्च किया? ये आर.के. सिंह द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि केंद्रीय विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री हैं। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला है, 8 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मंत्रालय के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालय के रूप में भारतीय औषध और होम्योपैथिक के लिए औषध कोष आयोग की पुनर्स्थापना को अपनी मंजूरी दी है? ये आयुष मंत्रालय के अंतर्गत ऐसा दिया गया है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है, 3 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट के लिए किस नाम को अपनी मंजूरी दी है? देखिए, कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट का नया नाम दिया गया है और इसको अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह ट्रस्ट के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन बी इसमें सही है। अगला है, फरवरी 2020 में समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी इसमें सही है। अगला है, 16 फरवरी 2020 को आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है, 11 फरवरी 2020 को घोषित दिल्ली के विधानसभा परिणाम में आम आदमी पार्टी को सर्वाधिक 62 सीटें प्राप्त हुईं। दूसरा कथन है, चुनाव परिणाम में भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें प्राप्त हुईं।
और तीसरा है अरविंद केजरीवाल ने लगातार तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ ली। इन तीनों में कौन सा सही है? देखिए, इसका ऑप्शन डी सही होगा। 1, 2, 3 सभी कथन सही हैं, क्योंकि दिल्ली में 70 सदस्यीय विधानसभा में 62 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली थी, 8 सीटें बीजेपी को मिली थी, और अरविंद केजरीवाल तीसरी बार लगातार मुख्यमंत्री दिल्ली के बने हैं। ओके, तो तीनों सही है। अगला, 19 फरवरी 2020 को भारत सरकार द्वारा 22वें भारतीय विधि आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की गई। इस आयोग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह ऐसे कानूनों की पहचान करेगा जिनकी अब कोई ज़रूरत नहीं है या वे अप्रासंगिक हैं। दूसरा, विधि और न्याय मंत्रालय यानी कानूनी मामलों के विभाग के माध्यम से सरकार द्वारा अग्रेसित किसी बाहरी देश को अनुसंधान उपलब्ध कराने के अनुरोध पर यह विचार करेगा। या गरीब लोगों की सेवा में कानून और कानूनी प्रक्रिया का उपयोग करने के लिए आवश्यक हो गए सभी उपायों को यह आयोग करेगा। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। देखिए, इसमें ऑप्शन डी सही है, सभी कथन इसमें सही हैं। ओके, चलिए, और याद रखिएगा जो 22वां विधि आयोग है, इसके अध्यक्ष BS चौहान को बनाया गया है, न्यायमूर्ति BS चौहान को। अगला है, अंतिम आज का प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये भी विधि आयोग से ही संबंधित है। 19 जनवरी 2020 को मंजूरी प्राप्त 22वां विधि आयोग सरकारी राजपत्र में गठन के आदेश के प्रकाशन की तिथि से 3 वर्षों की अवधि के लिए गठित किया जाएगा। ओके, ये पहला है। दूसरा, भारतीय विधि आयोग का मूल रूप से गठन 1955 में हुआ था। तीसरा, इस आयोग का गठन प्रत्येक 3 वर्ष में किया जाता है। और चौथा, 21वें भारतीय विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2018 तक था। आपको बताना है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन कौन से सही हैं और कौन कौन से नहीं सही हैं। देखिए, अगर हम इसको देखें तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, सभी कथन इसके सही हैं। ठीक है, चारों के चारों जो लिखे गए हैं वो सभी सही हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा, और आपको ऐसे करंट अफेयर्स ज़रूर प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा में इसी टाइप का, खासकर PCS में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इससे आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहता है कि एक क्वेश्चन में आपके इतने सारे तैयार हुए। जैसे विधि आयोग के बारे में ही आपने 2 क्वेश्चंस में कम से कम काफ़ी सारी जानकारी हासिल की, जो कि GS में भी डायरेक्ट पूछी जाती है कि विधि आयोग का गठन पहली बार कब हुआ था, 1955 में, ये जानना चाहिए। कितने वर्षों के लिए किया जाता है, इसका जो 21वां विधि आयोग था इसका कार्यकाल कब था। तो ये सब आपको जानकारी इस जो करंट अफेयर्स की मेरी सीरीज़ है, इसमें ऐसे ही बहुत सारी आपको हर क्षेत्र से संबंधित जानकारियाँ मिलती रहेंगी। बस आपको क्या करना है, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है। साथ में मेरे GS PDF नोट्स बिल्कुल भी ना लेना भूलें। मेरे चैनल पर आए हैं तो सबसे बेहतरीन PDF नोट्स, अगर अब तक आप लोग इधर उधर भटक रहे हैं तो अब आपको भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार विश्वास करके देखिए, आपका विश्वास कभी नहीं टूटेगा। ओके, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।